बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो आज हमारा यूनिट 14 रिस्पायरेशन का तकरीबन आखिरी टॉपिक समझ लें, जिस जो है रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स। अब हमारे पास रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। हमने देखा था कि हमारे जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है उसमें डिफेंस मैकेनिज़म्स जो होते हैं वो काम करते हैं। ये बहुत सारे होते हैं। ये लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं हार्मफुल सब्सटेंसेस से। हम जो ब्रीथिंग करते हैं, इनहेलिंग करते हैं, तो उसमें हार्मफुल फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, ये लंग्स को उनसे प्रोटेक्ट करते हैं। जो हमारे पास नॉस्ट्रल्स, नोज़ के नॉस्ट्रल्स हैं, उनके अराउंड हेयर्स होते हैं। नोज़ के अंदर म्यूकस लाइनिंग होती है। इसके अलावा फेरिंग्स और सीलिया होता है जो कि म्यूकस को एलिवेट, म्यूकस को प्रोड्यूस कराता है और ये हमारे पास रिमूव कराते हैं जो फॉरेन पार्टिकल्स जो होते हैं, जो हमारे पास हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं जो हम इनहेल करते हैं। तो हम अगर कॉन्टीन्यूसली इनहेल कर लें हमारे पास जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, तो उसे हम रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कहते हैं। सबसे पहले डिफेंस मैकेनिज़्म होते हैं जो हमारी लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं हार्मफुल सब्सटेंस से। अब तीन जो हैं मेजर डिफेंस मैकेनिज़्म है, हेयर्स हैं अराउंड द नॉस्ट्रल्स, म्यूकस लाइनिंग है एंड द नोज एंड फेरिंग्स, सीलिया ये म्यूकस एलिवेटर है, ये सब रिमूव कराते हैं। अगर किसी वजह से कॉन्टीन्यूस इनहेलिंग हो जाए हार्मफुल सब्सटेंसेस की, तो हम वो कहते हैं रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। अब हमारे पास दो तरह के इन्फेक्शन आते हैं। एक आते हैं अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, एक आता है लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। जब हमने रिस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन पढ़ा था तो उसमें अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक में हमने नॉस्ट्रल, नेजल कैविटी एंड फेरिंग्स पढ़ा था। तो अब हम ये जो इन्फेक्शन होता है ये कहाँ पे होता है ये देखते हैं। सबसे पहले जैसे साइनोसाइटिस, तो ये साइनोसाइटिस आप देख सकते हैं। साइनस का मतलब है स्मॉल कैविटी स्पेस, और जहाँ पे भी आइटिस का वर्ड्स आ जाए ना तो उसका मतलब समझिएगा इन्फ्लेमेशन। अब ये जो है ना साइनसाइटिस, अब ये इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन है। अब ये कहाँ होगा, इसके कॉजेज़ क्या होंगे, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इनकी ट्रीटमेंट क्या होती है। ये जो है ना हमारे पास जो नेज़ल साइनस है ना, ये हॉल होते हैं, स्पेसेस होते हैं। मतलब कि हमारी जो नोज़ है ना, नोज़ के जो नेज़ल सेप्टम दरमियान में बोन है, इसकी जो ऊपर साइड है ना, यहाँ पे होल्स टाइप होते हैं, मतलब हमारे माथे के दरमियान। ये उनकी उसकी इन्फ्लेमेशन होती है जो कुछ दिनों के लिए भी रह सकती है और ज़्यादा दिनों के लिए भी रह सकती है। अगर कुछ दिनों के लिए रहे तो उसे हम एक्यूट कहते हैं। अगर हमारे पास ज़्यादा दिनों के लिए रहे उसे हम क्रोनिक कहते हैं। एक्यूट 2 से 8 वीक हो सकती है। क्रोनिक जो होती है वो ज़्यादा लॉन्गर, मच लॉन्गर होती है। अब यही बताया गया साइनस जो होते हैं ये होल्स होते हैं स्कल में। स्कल हमारे ये जो फ्रंट पोर्शन है ना, इसकी बात की जा रही है, बिटवीन द फेशियल बोन्स। यहाँ पे फेशियल बोन्स होती हैं, इनके दरमियान होल्स होते हैं जिसे हम साइनसिस कहते हैं। और ये उसमें अगर इन्फ्लेमेशन आ जाए तो वो साइनसाइटिस हो जाती है। अब ये होती किस वजह से है। अब हमारे पास जो कॉजेज़ हैं साइनसाइटिस के वो है कोल्ड एंड वेट क्लाइमेट। अगर कोल्ड हो, ठंडा क्लाइमेट हो, वेट क्लाइमेट हो, तब ये हो सकती है। इसके अलावा एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन की वजह से जो हम इनहेलिंग करते हैं उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो सकती है। स्मोक की वजह से, कोई बंदा स्मोक करता है उसकी वजह से हो सकती है। डस्ट की वजह से हो सकती है। ओवर क्राउडिंग मतलब ज़्यादा लोगों में जाना, उससे भी हो सकती है। इसके अलावा डेंटल इन्फेक्शन हो तो वो भी इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकता है साइनसेस में। और वायरल इन्फेक्शंस जो आते हैं हर मतलब कि कोल्ड इन्वायरमेंट में जो वायरल इन्फेक्शंस आते हैं वो भी साइनसाइटिस को हमारे पास कॉज कर सकते हैं। हमने देखा क्या क्या चीज़ थी जो कॉज कर सकती थी। एक था कोल्ड एंड वेट वेदर, एक था एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, एक था स्मोक, एक था डस्ट, एक था डेंटल इन्फेक्शन, एक था ओवर क्राउडिंग, एक था वायरल इन्फेक्शन। अब देखते हैं सिम्टम्स को हमें पता किस तरह चलता है कि इससे साइनोसाइटिस है। जो सिम्टम्स शो होते हैं उसमें हमारे पास आ जाता है फीवर, आ जाता है बुखार हो जाता है, नेसल ऑब्स्ट्रक्शन, नोज़ की ब्लॉकेज हो जाती है, रेस्पी वॉइड, हमारी साउंड जो होती है शार्पी शार्पी हो जाती है। पस लाइक नेजल डिस्चार्ज, मतलब हमारी जो नोज़ है ना उसमें से जो म्यूकस है वो इस तरह डिस्चार्ज होता है जैसे पस लाइक हो रहा होता है। लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, हमें ज़्यादा हमारी जो सेंस ऑफ स्मेल है वो काम नहीं करती। हमें फेशियल पेन होती है और हेड एच होता है, हमारे सर में दर्द होता है, एग्रीवेटेड बाय बेंडिंग आवर, और हमें बहुत ही ज़्यादा मतलब कि वीकनेस शो होती है। इस तरह क्या क्या हमारे पास सिम्टम्स क्या क्या होते हैं एक दफ़ा देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। एक तो फीवर होता है, बुखार होता है, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन होता है, रेस्पी वॉइस होता है, पस लाइक नेज़ल डिस्चार्ज होता है, लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल होता है, फेशियल पेन होता है और हेड एच होता है। अब ट्रीटमेंट देखते हैं, ट्रीटमेंट क्या होती है इसकी। अगर हमारे पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हुआ है ना साइनसाइटिस,
तो हम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं। एंटीबायोटिक्स जो है ना बैक्टीरिया को किल करते हैं, और या हमारे पास सल्फ़र ड्रग्स जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं। अगर हमारे पास इसके साथ साथ जो हमारे पास फिजिशियन होता है ना, जिसके पास हमने चेक कराया, उसने बताया कि आपको सिनुसाइटिस है, वो न्यूबलाइजेशन होती है, मतलब भाप भी दिलवाते हैं ताकि उससे भी इन्फ्लेमेशन कम और ख़त्म हो। ये हमारे पास रिड्यूस करता है इन्फ्लेमेशन को, और उसके बाद रिकवरी को भी बढ़ा देता है। ये हमारे पास था सिनुसाइटिस। इसके हमने कॉजेज़ देखे, इसके हमने सिम्टम्स देखे, और आखिर में ट्रीटमेंट देखी। और ये कहाँ पे होती है? होल्स इन द स्कल बोन्स। जो सिनुसाइटिस होता है ना, साइनसेस, ये उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अब हम देखते हैं, हमने देखा लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक में कौन कौन से रिस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स आते हैं। फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, ये 4 आ जाते हैं। अब हम देखते हैं ये जो इधर इन्फेक्शन दिया गया है, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, ये हमारे पास पल्मोनरी जहाँ चीज़ आ जाए ना, वो मतलब लंग्स के बारे में बात की गई है। तो अब ये लंग्स के अंदर इन्फ्लेमेशन है। अब ये किस तरह की इन्फ्लेमेशन है ये देखते हैं। ट्यूबरकुलोसिस, ये हमारे पास टीबी होती है ना, ये टीबी है। ये जो है ना हाईली क्रोनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, मतलब कि ये बहुत ही लास्ट लॉन्गर करता है, मतलब ये बहुत ही टाइम, जिसके सिम्टम्स जो होते हैं ना वो मच लॉन्गर लास्ट करते हैं। अगर किसी बंदे को पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हो जाए, तो ये जो हमारे पास लंग्स के अंदर एल्वोलाई होते हैं ना, आप सबको पता है, जिससे गैसेज एक्सचेंज होती है, ऑक्सीजन इनहेल होती है, एक्सेलिंग जो है कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल होती है। अगर किसी बंदे को पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है, उसके एल्वोलाई बस्ट कर जाते हैं, और उनकी जगह इन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं ना उसकी प्लेस ले लेते हैं। जब इन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू ने प्लेस ले ली, सेल्स जो है ना, वो लंग जो हैं, सेल्स लंग्स के जो टिश्यूज़ हैं, मतलब जो एल्वोलाई की जगह इन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू ने जगह ले ली है, तो वो प्रोटेक्टिव कैप्सूल बना देते हैं अराउंड द बेसिलाई बैक्टीरिया। उसको हमारे पास रेस्ट बाकी बॉडी से ना सेपरेट कर देते हैं। इन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू जो है एल्वुलाई की जगह ले लेते हैं, उसके ऊपर कैप्सूल बन जाता है बेसिलाई का, और उसे रेस्ट ऑफ द बॉडी, बाकी बॉडी से सेपरेट कर देता है। इस कैप्सूल को हम टोबरकल कहते हैं ना। अब ये जब टबरकल है ना, अब एल्वुलाई, तो अब ये जब रप्चर होगा ना, तो इस ये बैक्टीरिया है, ये सीधा सादा साबित बैक्टीरिया है। तो जब ये रप्चर होगा तो ये बैक्टीरिया रिलीज़ करेगा, जो कि बाकी पार्ट्स को अफेक्ट करेंगे, इसलिए ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है। अब ये कॉज किससे होती है? इससे ना एक बैक्टीरिया हमारे पास वो जो है ना कॉज करता है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस ना, वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये जो बैक्टीरिया है ना वो हमारे पास पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस को कॉज करता है। अब सिम्टम्स क्या क्या शो होते हैं? अब जो इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स हैं ना जो शो करते हैं कि एक बंदे को पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है, वो ये कि हमारे पास लो ग्रेड का फ़ीवर होता है, मतलब इतना इतना ज़्यादा ना ना दरमियाना, मतलब थोड़ा बहुत हमें महसूस होता है कि इस बंदे को बुखार है। लो ग्रेड इंटरमिटेंट फीवर, और हमें अक्सर ना शाम के टाइम उसे बुखार हो जाता है बंदे को ना। लो ग्रेड इंटरमिटेंट फीवर यूजली इन द नाइट। इसके अलावा नाइट स्वेट्स होती हैं, मतलब पसीने आते हैं, वेट लॉस होता है, अनोरेक्सिया, भूख नहीं लगती, डिप्रेशन का शिकार होता है, वीकनेस होती है, ड्राई कफ आती है, उसको खांसी आती है बलगम के साथ, स्पटम के साथ, डल एच इन द चेस्ट, उसे चेस्ट में पेन होती है, इन्फ्लेमेशन ऑफ प्लूरा ऑफ लंग। अब चूंकि जो लंग्स हैं उनके अंदर इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, तो ये सिम्टम्स जो हैं शो होते हैं। ट्रीटमेंट क्या की जाती है? अब इसका ना एक पूरा कोर्स होता है, 9 मंथ का कोर्स होता है, रोज़ हमें मेडिसिन लेनी होती है। इसे हम कहते हैं डेली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, डॉट्स कहते हैं ना। ये पेशेंट को सुपरविजन में दिया जाता है, क्योंकि रोज़ एक दिन भी छोड़ देंगे तो नुकसानदेह होगा ना। मेडिसिन इनटेक अगर वो कम्प्लीटली करेगा 9 मंथ के लिए, डॉट्स का जो कोर्स है ये पूरा करेगा, तो उस पेशेंट जो है वो क्योर हो जाएगा। ऊपर हमने अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन देखे, और नीचे लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन देखे। अब हमारे पास डिसऑर्डर, लंग्स के अपना क्या डिसऑर्डर है, लंग्स ख़राब किस तरह अफेक्ट होता है अपने डिसऑर्डर से? बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं जो कि लंग्स जो है को अफेक्ट करते हैं। एम्फोसीमा एंड लंग कैंसर, ये जो है ना ये दो कॉमन है, एम्फोसीमा और लंग कैंसर। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो लंग कैंसर पढ़ेंगे। तो हमारे पास ये भी शॉर्ट सही है, मतलब इतना कोई वो नहीं है। कैंसर तो वही होता है ना, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होती है, मतलब कि कहीं भी जगह पर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स जो हैं, मैस ऑफ सेल जो हैं वो ग्रो कर जाएं एबनॉर्मली, तो उसे हम कैंसर कहते हैं। तो लंग कैंसर में क्या होता है, ये मलिग्नेंट ट्यूमर होता है। मलिग्नेंट कौन सा ट्यूमर होता है? जो कि फैलता है,
बिनाइन ट्यूमर वो होता है जो लोकलाइज ट्यूमर होता है, जो कन्फाइन होता है स्पेसिफिक स्पेस से, और जो मलिग्नेंट ट्यूमर होता है ये फैलता है। अब सेल डिवीजन अनकंट्रोल हो रही है, फैल रहा है, वो और ही ज़्यादा उसके लिए डेंजरस और वो होगा ना। अब ये किस वजह से होता है? स्मोकिंग काज करता है ये लंग कैंसर को, क्योंकि टोबैको जो होता है ना, टोबैको जो होता है वो सिगरेट्स और इन चीज़ों के अंदर होता है, इनके अंदर होते हैं 4000 कार्सिनोजिन। इसके अलावा आस्बिटोस, आर्सेनिक, रेडिएशन सच एज गैमा एंड एक्स रेज जो है ना, या सन एंड कंपाउंड्स इन कार, जो कार के एग्जॉस्ट फ्यूम्स होते हैं ना, वो सारे कार्सिनोजिन्स होते हैं। इस तरह के कार्सिनोजिन जब बंदा इनहेल करता है तो उसे लंग कैंसर के सिम्टम होते हैं। अब क्या होता है, सिम्टम क्या होता है? सबसे पहले तो जो सेल्स हैं ना ब्रोंकाई के, ब्रोंकाई जो है उसके जो सेल्स हैं वो थिक हो जाते हैं। जब ब्रोंकाई थिक होगा और उसके अंदर ना, थिक किस वजह से होगा? क्योंकि अनडिफरेंशिएटेड मैसेज जो हैं, ओवर ग्रोथ हो जाएगी सेल्स की। अब जब ओवर ग्रोथ हो गई तो जो सीलिया है वो ख़त्म हो जाएगा, सीलिया लॉस्ट हो जाएगा। अब जब सीलिया ही नहीं होगा तो डस्ट एंड पार्टिकल्स को फिल्टर, मॉइस्चर और फिल्टर कैसे करेगा? क्योंकि सीलिया तो है ही नहीं। अब ट्यूमर उस वक्त तक ग्रो करता रहेगा जब तक कि ब्रोंकस फुली ब्लॉक्ड ना हो जाए। अब जब फुली ब्लॉक्ड हो जाए तो एयर तो पहुंचेगी ही नहीं लंग्स को, तो ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक, ये डेथ टेकिंग कैंसर है। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या हो सकती है? इसकी ट्रीटमेंट ये हो सकती है कि एक लोब निकालना पड़ जाता है। जिस तरफ से ब्रोंकाई डैमेज है, जहाँ पे ओवर ग्रोथ हुई है और ब्लॉक हो गया है, तो वहाँ से लोब एक लंग का निकालना पड़ता है। बिफोर उससे पहले निकालना पड़ता है कि जब तक कि सेकेंडरी ग्रोथ ना हो जाए। अगर वो तो क्यों, हमने कहा फैल रहा होता है, उससे पहले पहले निकालना पड़ता है, तब भी ये हम ट्रीट कर सकते हैं। ये जो ऑपरेशन होता है इसे हम कहते हैं न्यूमोनियोक्टोमी। ट्रीटमेंट्स में कीमोथेरेपी भी आती है, जिस केमिकल के ज़रिए थेरेपी की जाती है, और रेडियोथेरेपी भी आती है, रेडियो वेव्स के ज़रिए वो थेरेपी की जाती है। अब ये स्मोकिंग इफ़ेक्ट्स भी देख लेते हैं। स्मोकिंग के बहुत ही इफ़ेक्ट, ज़्यादा इफ़ेक्ट्स हैं, ये थोड़े बहुत इन्होंने बताए हुए हैं। ये बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है स्मोकिंग। होती है ना, एक बंदा एक दफ़ा स्मोक करता है ना, वो उसकी 12 दिन की ज़िंदगी कम हो जाती है। अब देखते हैं इफ़ेक्ट क्या है स्मोकिंग के। 87% लंग कैंसर होता है स्मोकिंग की वजह से होता है। सिगरेट स्मोकिंग जो होता है ना, ये माउथ, लेरिंग्स और ऑसोफेगस के कैंसर का भी कॉज है। इसके अलावा अदर लंग डिजीज़ जो होती हैं वो भी स्मोकिंग की वजह से, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फोसीमा। अब जो एम्फोसीमा होता है ना, जो शेप होती है ना एल्वोलाई की, वो डिस्टर्ब हो जाती है, एल्वोलाई की शेप चेंज हो जाती है। हमने उसमें देखा था ट्यूबरकुलोसिस में, तो वो एल्वोलाई बर्स्ट ही कर जाते हैं ना। एम्फोसीमा में ना सिर्फ शेप चेंज होती है। अब इनके अंदर केमिकल होते हैं। ये अर्ली मॉर्निंग कफ जो होती है, सुबह के टाइम खांसी शुरू हो जाती है, उसको निमोनिया का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है स्मोकर्स को, क्योंकि उनके जो डैमेज, उनके जो सीलिया होते हैं डैमेज और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बैक्टीरिया एंड वायरसेस। स्मोकिंग जो है बहुत मुश्किल, स्मोकिंग जो बंदा करता है उसको बहुत मुश्किल होती है सांस लेने में, और वो स्मोकिंग जो है वो अस्थमा और एलर्जीज़ की शक्ल भी इख्तियार कर लेती है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक चैप्टर ख़त्म हो गया। अगला चैप्टर इंशाल्लाह शुरू करेंगे। इसके साथ साथ हम इसके एमसीक्यूज़ भी करेंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इसके अलावा इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे। तो बाकी अगले लेक्चर में बात होगी। जज़ाकल्लाह खैर और अल्लाह हाफ़िज़।